हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 8 का एपिसोड नंबर 10। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था दिन पर दिन आयरिस की तबीयत बिगड़ते जा रही थी, जिसे चेक कर डियोन ने आयरिस को बताई थी कि इस बार आयरिस की तबीयत बहुत ही सीरियस है। अब इससे आगे की कहानी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आयरिस और डियोन की बातचीत से होती है, जहां डियोन आयरिस के लिए परवाह दिखाते हुए बताता है कि आयरिस को टाइम सिकनेस की बीमारी है, यानी कि आयरिस की जिंदगी के कुछ पल खुद ब खुद ही इसकी लाइफ से गायब होते जा रही है। आयरिस को खुद का ध्यान रखना है जब तक कि इसकी बीमारी का कोई परमानेंट इलाज ना मिल जाए। फिलहाल कुछ वक्त के लिए डियोन अपनी शक्ति से आयरिस की स्थिति स्टेबलाइज कर सकता है, पर ज्यादा दिनों के लिए नहीं। अब चूंकि ये मामला आयरिस के हाथ से बाहर होते जा रही थी, आयरिस फौरन ही बैरी को बुलाती है और पूरी बात उसे बता देती है, जिससे सुन बैरी काफी परेशान हो जाता है, जिससे ड्यून भरोसा दिलाता है कि ये जल्द ही आयरिस का इलाज ढूंढ निकालेगा और फिर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बैरी ये डिसाइड करता है कि अब से 24 घंटे ये अपनी पत्नी आयरिस के साथ ही रहेगा, पर आयरिस इसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि बाहर सीरियल किलर यानी कि ब्लैक फायर अभी भी खुलेआम घूम रहा था, जिसे पकड़ना बेहद ही जरूरी है। इसलिए आयरिस बैरी को पहले ब्लैक फायर को पकड़ने बोलती है। और रही बात आयरिस की, तो ये अपना ध्यान खुद ही रख सकती है। वैसे भी आयरिस इस वक्त टिनिया और सू के साथ बिजी है। इसे टिनिया की माँ को ढूंढना है, जिसे सुन अब ना चाहते हुए भी बैरी स्टार लैब के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रोस्ट को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, जो कि पेंटिंग बना रही होती है। तभी फ्रोस्ट गौर करती है इसे पसीना आने लगे, जिसमें फ्रोस्ट काफी दंग होती है कि आखिर यहाँ टेम्परेचर अचानक इतना बढ़ गया कि फ्रोस्ट को भी पसीना आने लगा। तभी यहाँ पर अचानक से एंट्री होती है ब्लैक फायर की, जो कि फ्रोस्ट की तरफ तेजी से बढ़ती है। तब फ्रोस्ट यहाँ पर नीचे झुक जाती है और ब्लैक फायर यहाँ से गायब हो जाती है, जिसके हल्के से टच होने के बाद यहाँ पर फ्रोस्ट की हाथ जल जाती है, जिसके बाद फौरन ही फ्रोस्ट स्टार लैब के लिए निकल पड़ती है। वहीं इधर अब हम बैरी को देखते हैं, जो कि आयरिस वाली बात अपनी टीम को बता देता है और फिर उसी के बारे में बातें कर रहा होता है। तभी इन्हें ये मैसेज मिलता है कि मेड लैब यानी कि स्टार लैब के उस एरिया जहाँ पर कैथरीन अपना सारा दवा और बैंडेज रखा करती थी, वहां पर कोई घुसा है, जिसे देख बैरी फौरन ही मेड लैब पहुंचता है। तब ये देखता है फ्रोस्ट यहाँ पर बैंडेज ढूंढ रही है अपने जले हाथ में लगाने के लिए, और फिर बैरी को देखकर अपने साथ हुई इंसिडेंट पूरी बता देती है, जिसे सुन बैरी चौंक जाता है कि आखिर ब्लैक फायर ने फ्रोस्ट पर यूं हमला क्यों किया होगा। जिसके बाद बैरी फ्रोस्ट के अपार्टमेंट की छानबीन के लिए निकल पड़ता है। तब हम फ्रोस्ट को देखते जो बिना किसी को बताए तैनोर इंडस्ट्री यानी कि अपनी मॉम कार्ला से मिलने आती है और इसे इस ब्लैक फायर को पकड़ने के लिए इसकी मदद मांगने आती है, जिस पर कार्ला भी तैयार होकर फ्रोस्ट के साथ स्टार लैब आती है। जिसके बाद अब पूरी फ्लैश टीम के सामने फ्रोस्ट बताती है कि चूंकि ब्लैक फायर का नेक्स्ट टारगेट मैं हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा शिकार करे, इससे पहले मैं ही उसे पकड़ूं। कार्ला यहाँ हम लोगों की मदद करेगी ब्लैक फायर को मुझे चारा बनाकर यहाँ बुलाने में। अब यहाँ पर फ्रोस्ट को खुद चारा बनता देख बैरी साफ साफ इस प्लान के लिए मना कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। वहीं अब आगे हम चेस्टर को देखते हैं, जो कि फ्रोस्ट की तरफ सपोर्ट दिखाते हुए बोलता है कि एक रास्ता है ब्लैक फायर को कंट्रोल करने का, हम उसे आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स वाले स्पेयर में कैद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चेस्टर उसी स्पेयर के बारे में बोल रहा है, जिसके जरिए पिछले कुछ एपिसोड में हमने फ्लैश टीम को आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स बनाते देखा था हमारे हीरो फ्लैश के लिए। खैर यहाँ इन बातों को सुनने के बाद भी बैरी इस प्लान के लिए तैयार नहीं होता है और दूसरे हॉल में चला जाता है। तब फ्रोस्ट भी इसके पीछे आती है और आखिरकार बैरी को इस प्लान में शामिल होने के लिए कन्विंस कर ही लेती है। आगे इस प्लान को अंजाम देने के लिए चेस्टर और कार्ला दोनों ही तैयारी में जुट जाते हैं, जहाँ चेस्टर की काबिलियत को देखकर कार्ला इसे इम्प्रेस हो जाती है और तैनोर इंडस्ट्री में जॉब के लिए ऑफर देती है, वो भी मन चाहे पैकेज के साथ, जिसके लिए चेस्टर पहले तो एक्साइटेड हो जाता है, फिर वहीं पर सामने खड़ी एलेग्रा को देख इस ऑफर के लिए मना कर देता है। वहीं अब सारा सेटअप तैयार होते ही फ्रोस्ट को चेयर पर बिठा दिया जाता है फ्यूजन स्पेयर के सामने, जिसके संपर्क में आते ही फ्रोस्ट की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसका सिग्नल मिलते ही ब्लैक फायर इसके तरफ अट्रैक्ट होकर यहाँ आएगी। तब ये लोग उसे इस फ्यूजन स्पेयर में कैद कर लेंगे। आगे ऐसा ही होता है, फ्रोस्ट की पावर एक्टिवेट होते ही ब्लैक फायर इसके तरफ अट्रैक्ट होकर यहाँ पर पहुंचती है, पर वो नीचे स्पेयर के नजदीक नहीं आती है। और जब फ्रोस्ट इसे नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ये ब्लैक फायर फ्रोस्ट को धक्का देकर यहाँ से भाग निकलती है, जहाँ फ्रोस्ट बेहोश होकर गिर जाती है। और जब इसकी आंख खुलती है, कैथरीन इसके सामने होती है, जो कि फ्रोस्ट की इस कंडीशन के बारे में सुन अपने वैकेशन जो कि अपने न्यू बॉयफ्रेंड मार्कस के साथ एंजॉय कर रही थी, वहां से हड़बड़ी में आई थी, क्योंकि ये तो हम सबको अच्छे से पता है कि कैथरीन अपनी बहन फ्रोस्ट को कितना चाहती है और फ्रोस्ट की इस बचकानी हरकत के लिए इसे और अपनी मॉम कार्ला दोनों को ही डांट रही होती है। ये बोलती है कि ये तो बच्ची है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें फ्रोस्ट की जान भी जा सकती थी, ये आप ही की बेटी है, कोई साइंस एक्सपेरिमेंट का सामान थोड़े ना है। और इतना बोल कैथरीन दूसरी ओर चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद अब सोच विचार कर कार्ला फ्रोस्ट के पास आती है और इसे बताती है कि कैथरीन बिल्कुल सही है, मैं शायद अच्छी माँ नहीं हूँ। जिसे सुन फ्रोस्ट बोलती है, माना कि खतरनाक था, पर उस ब्लैक फायर को पकड़ने का कोई और तरीका भी तो नहीं है ना।
जिसे सुन अब कार्ला फ्रोस्ट को अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हुए बोलती है, दरअसल आइसल ने जब पिछले एपिसोड में कार्ला को क्रायोजेनेटिक चैम्बर में लॉक किया था, क्रायोजेनेटिक के अंश अब कार्ला के अंदर भी आ चुका है, यानी कि ये भी फ्रोस्ट की तरह ही लगभग है। अब बस इसे पूरी तरीके से पावर नहीं मिली है फ्रोस्ट की तरह, बस इसके डीएनए में क्रायोजेनेटिक का अंश मौजूद है। इसलिए इस बार उस ब्लैक फायर को फंसाने के लिए फ्रोस्ट अकेली नहीं बल्कि कार्ला भी इसके साथ चारा बनेगी, क्योंकि अब कार्ला के भीतर भी फ्रोस्ट वाली डीएनए थी। तभी यहाँ पर कैथलीन आती है, जो कि इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और फिर बोलती है, ये हुई ना बात, मैं यही तो बता रही थी ना कि कोई भी काम प्लान के साथ करो, यूं हड़बड़ी में और बचपना में नहीं, जैसा कि कुछ देर पहले फ्रोस्ट ने किया था। अब इस प्लान के लिए मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनकी यहाँ पर ये बातें चल ही रही होती है कि तभी इन्हें चेस्टर बताता है कि ब्लैक फायर इस वक्त स्टार लैब के आसपास मंडरा रहा है, इसलिए जो करना है जल्दी करना होगा। जिसे सुन एक बार फिर से फ्लैश टीम ब्लैक फायर को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी में थी, जहां पहले कार्ला अपनी रिपोर्ट बैरी को दिखाती है और इसकी परमिशन पर फ्रोस्ट के साथ जाकर चेयर पर बैठ जाती है, जहां चेस्टर मशीन को ऑन करता है और पिछली बार की तरफ फ्रोस्ट अपनी पावर पर फोकस करती है और साथ ही कार्ला को भी करवाती है। तभी इधर साइड से सैटेलाइट एक्टिविटी को देखते हुए चेस्टर सबको बताता है कि ब्लैक फायर अब आ रही है, जिसे सुन सभी रेडी होते। तभी यहाँ पर छत की ओर से एंट्री होती है ब्लैक फायर की, जिसके आते ही लाइट चली जाती है। पर यहाँ पर फ्रोस्ट अपनी पूरी ताकत लगाते हुए ब्लैक फायर को फ्यूजन स्पेयर की तरफ धक्का देकर डालने लगती है। अब ये करने में फ्रोस्ट का काफी एनर्जी लग रहा होता है, और चूंकि ये ब्लैक फायर काफी ज्यादा ताकतवर थी, ये आसानी से फ्यूजन स्पेयर में नहीं जा पा रही होती है। तब दूसरे साइड में हमारी नजर कार्ला पर पड़ती है। वो इतना सारा प्रेशर एक साथ नहीं झेल पाती है और उसकी कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाती है। तब किसी को यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब इस कंडीशन में इनका अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी हम फ्रोस्ट को देखते हैं, उसे कैथलीन की बातें याद आ जाती है कि लाइफ में ना सबसे जरूरी होता है परिवार और उसकी सुरक्षा करना। जिसके बाद फ्रोस्ट फर्स्ट से उठती है और ब्लैक फायर को छोड़ कार्लो को धक्का देकर चेयर से हटाती है। तब इसी क्रम में ब्लैक फायर एक बार फिर से यहाँ से भाग निकलती है। वहीं अब आगे इस घटना के बाद फ्रोस्ट, कैथलीन और कार्ला तीनों एक साथ अपने अपार्टमेंट में बैठती है, जहाँ पर कार्ला अपनी दोनों बेटियों को देख काफी खुश और भावुक होती है। साथ ही कैथलीन से स्ट्रिक्टली रहने के लिए आज तक की सारी चीजों के लिए माफी मांगती है और ये इन दोनों से ये वादा करती है कि आगे से ये एक अच्छी मॉम बनकर दिखाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अब हम सू को देखते हैं, जो कि टीनिया और आइरिस को लेकर एडेप्टेशन एजेंसी में आती है, ताकि यहाँ के रिकॉर्ड से इन्हें टीनिया के असली पेरेंट्स के बारे में एग्जैक्टली एड्रेस मिल सके। जिसके लिए जब आइरिस रिसेप्शनिस्ट से बात करती है, वो इतना प्राइवेट डिटेल इसे देने से मना कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर सू अपने कॉन्टेक्ट के बेसिस पर इस एजेंसी के डायरेक्टर को ही डायरेक्ट कॉल लगा देती है और फिर उसे परमिशन ले लेती है, जिससे सुन रिसेप्शनिस्ट भी सारी डिटेल इन्हें दे देती है, जिसे पाकर टीनिया काफी खुश होती है और फिर ये तीनों यहाँ से निकल जाती हैं। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट अंदर कमरे में ना पानी पीने जाती है और जब वापस ये अपने केबिन में लौटती है, यहाँ आइरिस की बीमारी के साइड इफेक्ट की वजह से यहाँ का फर्नीचर ही पूरा गायब हो जाता है। वहीं अब आगे आइरिस सू टीनिया को एजेंसी से मिले एड्रेस पर लेकर आती है, जहाँ इसकी मुलाकात टीनिया की असली माँ रेनी से होती है, जहाँ टीनिया काफी खुश होती है पर साथ ही नाराज भी होती है कि आखिर इसकी माँ ने इसे बचपन में ही छोड़ दिया था। अब इधर इन दोनों माँ बेटे के गिले शिकवे चल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर आइरिस की तबीयत वापस से काफी बिगड़ जाती है, जिसे देख जब रेनी आइरिस के नजदीक जाकर इसे टच करती है, आइरिस की आंखें एक बार फिर से हरी हो जाती है और रेनी इस हरे रंग की तरह ही इस टाइमलाइन से इरेज हो जाती है। वहीं इस एपिसोड के आखिर में हम कैथलीन को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ की लाइट अचानक से ब्लिंक करने लगती है और फिर इसी के साथ ब्लैक फायर कैथलीन के कमरे में आ जाती है और फिर ये ब्लैक फायर एक बड़े से चेहरे का आकार लेकर कैथलीन से वही बातें बोलती है जो कि इसके मरे पति रोनी बोला करता था, जिसे सुनकर कैथलीन दंग रह जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे